मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली अस्थि फीमर यानी कि उरो अस्थि इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि यह हमारे शरीर के भार का कम से कम 6 से 7 गुना भार सहन कर सकती है। लेकिन फिर भी यदि हम कुर्सी से कुछ इस तरह नीचे गिर जाएं तो यह अस्थि आसानी से टूट सकती है। अब जरा सोचिए कि कोई चीज इतनी शक्तिशाली यानी इतनी स्ट्रांग है और फिर भी इतनी कमजोर यानी कि इतनी वीक भी है, तो यह कैसे संभव हो पा रहा है। हमने पिछली वीडियोस में यह देखा है कि यदि हमारे पास एक वस्तु है जो कि एक छोर पर स्थिर है, उदाहरण रूप से यहां पर एक इमारत है जो कि एक छोर पर यहां धरती पर स्थित है। अब अगर इसके दूसरे छोर पर एक बल लगाया जा रहा है तो इस बल के प्रभाव को समझने के लिए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि यह वस्तु अनेक समतलों से मिलकर बनी हुई है और ये सभी समतल इस बल के समांतर हैं। अब आखिरकार यह बल करता क्या है? इस बल के प्रभाव में ये समतल कुछ इस प्रकार से फिसल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस इमारत का विरूपण अर्थात डिफॉर्मेशन हो जाता है और हम इस विरूपण को अपरूपण यानी कि शीयरिंग कहते हैं। अब इस अपरूपण के परिणाम स्वरूप यह पदार्थ एक प्रत्यानयन बल अर्थात रीस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न करता है और यदि हम यह प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसे हम अपरूपण प्रतिबल यानी कि शीयर स्ट्रेस कहते हैं। और देखिए, इन दोनों समतलों के बीच की दूरी तो 1 इकाई है और वह दूरी जिससे एक समतल दूसरे समतल के सापेक्ष फिसल रहा है, तो इस दूरी को हम अपरूपण विकृति यानी कि शीयर स्ट्रेन कहते हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि हम इनके बारे में पहले की वीडियोस में काफी विस्तार से बात कर चुके हैं, तो यदि आप इनसे परिचित नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक बार पहले के वीडियो जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएं। इस वीडियो में हम अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के मध्य के संबंध को समझने वाले हैं। अब आपने पहले के वीडियोस में हुक के नियम के बारे में पढ़ा होगा, जो कि यह कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और अब आप देखेंगे कि यह जो हुक का नियम है यह अपरूपण के लिए भी लागू हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम हुक का नियम अपरूपण के लिए लिख लेते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि अपरूपण प्रतिबल समानुपाती होता है अपरूपण विकृति के, और यह यही बताता है कि हम पदार्थ का जितना अधिक विरूपण करेंगे यानी पदार्थ को जितना ज्यादा विकृत करेंगे, पदार्थ उतना ही अधिक प्रतिबल उत्पन्न करेगा, जिससे कि वह अपनी पहले की स्थिति में वापस आ सके। अब यदि हम यहाँ पर यह अनुक्रमानुपातिकता के चिन्ह को हटाते हैं तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और अब हमें एक स्थिरांक लिखना होगा। तो इस स्थिति में जो यह स्थिरांक होता है यह प्रत्यास्थता गुणांक यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, और अपरूपण प्रतिबल व अपरूपण विकृति की स्थिति में इस स्थिरांक को हम G से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर यह जो G होता है यह होता है अपरूपण गुणांक, यानी कि इसे इंग्लिश में हम कहते हैं शीयरिंग मॉड्यूलस, या इसके लिए एक और शब्द प्रयुक्त होता है, इसे हम दृढ़ता गुणांक या इंग्लिश में रिजिडिटी मॉड्यूलस कह सकते हैं। और थोड़ी देर बाद हम जानेंगे कि इसे हम दृढ़ता गुणांक क्यों कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि यह अपरूपण गुणांक आखिर हमें बता क्या रहा है, और इसकी इकाई से हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए, अपरूपण विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। अन्य विकृतियों की तरह ही अपरूपण विकृति भी इकाईहीन होती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अपरूपण गुणांक की जो इकाई है वह अपरूपण प्रतिबल की इकाई के समान ही होगी। और वापस से आपको बताना चाहूंगा कि यह चीज सभी प्रत्यास्थता गुणांकों के लिए सत्य होती है। सभी प्रत्यास्थता गुणांकों की जो इकाई है वह प्रतिबल की इकाई के समान आती है। तो यहां पर देखिए, इस अपरूपण गुणांक की जो इकाई है वह आ जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहां पर हम इसकी इकाई लिख लेते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आइए यह समझते हैं कि यह G का मान असल में हमें बताता क्या है। तो देखिए, यदि G का मान बहुत अधिक है यानी G का मान बहुत ही उच्च है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि बहुत कम अपरूपण विकृति के लिए
उदाहरण रूप से जो यहाँ पर विरूपण हो रहा है, इस प्रकार की विकृति के लिए जो अपरूपण प्रतिबल है, यानी कि जो प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल है, वह बहुत अधिक उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब यह भी है कि यह पदार्थ बहुत ही प्रत्यास्थ है, क्योंकि यह अपनी वास्तविक स्थिति में आने के लिए तेजी से कोशिश करता है। और यह हमें यह भी बता रहा है कि इस पदार्थ का विरूपण करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यदि यहाँ पर बहुत अधिक प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि इस पदार्थ का विरूपण करना बहुत ही कठिन है। दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे कह सकते हैं कि यदि g का मान बहुत अधिक है तो यह वस्तु अपने वास्तविक आकार को बनाए रखने का प्रयास करती है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसका विरूपण करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह वस्तु एकदम दृढ़ होती है, यानी कि रिजिड होती है। तो इस दृढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? दृढ़ का मतलब होता है कि वस्तु अपने आकार को बनाए रखने का प्रयास करती है। यही दृढ़ता के पीछे का विचार होता है। तो g का मान जितना ज्यादा होगा, वस्तु भी उतनी ही दृढ़ होगी, और इसीलिए हम g को दृढ़ता गुणांक यानी कि रिजिडिटी मॉड्यूलस कहते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु बहुत अधिक दृढ़ है, और जब भी यह दृढ़ शब्द आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब है कि आकार बनाए रखता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। अब यदि हम g के अधिकतम मान की बात करते हैं, यानी कि अगर g का मान अनंत हो जाता है, तो उस स्थिति में यह पिंड एक पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड कहलाता है, जिसका मतलब है कि विकृति की एक बहुत छोटी मात्रा के लिए भी यह अनंत प्रतिबल उत्पन्न करता है, और उस स्थिति में इस पिंड का विरूपण करना असंभव हो जाता है। अब यदि मैं बात करूं कि g का मान बहुत कम है, तो उस स्थिति में पिंड बहुत ही कम दृढ़ होगा, यानी कि पिंड का आसानी से हम विरूपण कर पाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि पिंड अपने आकार में परिवर्तन का बहुत ही कम विरोध करेगा। और यदि हम इसी विचार को आगे बढ़ाएं और यह सोचें कि यदि g बराबर 0 है तब क्या होगा, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और यह सोचें कि यदि किसी पदार्थ के लिए g बराबर 0 है तो इससे हम उस पदार्थ के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो देखिए, यदि g बराबर 0 है तो वह पदार्थ दृढ़ होने के ठीक विपरीत है। g बराबर 0 होने का मतलब है कि वह पदार्थ विरूपण के खिलाफ कोई भी विरोध नहीं करेगा, यानी कि यहां पर यदि अचानक इस पिंड के लिए g बराबर 0 हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे ये जो परतें हैं ये इसी प्रकार से फिसलती जाएंगी और ये फिसलती ही रहेंगी, और जब यही प्रक्रिया इसी प्रकार चलती जाएगी तो एक समय के बाद ऐसा संभव है कि इस इमारत का पूरी तरह से विरूपण हो जाए, या यह इमारत ढह जाए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह प्रवाहित हो जाए। तो हम कहेंगे कि जब यहां पर g बराबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि पदार्थ प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, और प्रवाहित होने से हम समझ सकते हैं कि यहां पर तरल पदार्थों की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि तरल पदार्थों के लिए अपरूपण गुणांक 0 होता है, या फिर जब g बराबर 0 है इसका मतलब है कि यहां पर तरल पदार्थों की बात की जा रही है। अब तरल पदार्थ द्रव व गैस होते हैं, और इनका मुख्य गुणधर्म यह होता है कि ये प्रवाहित करते हैं, यानी कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और इसी चीज को कहने का एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इनके लिए g बराबर 0 होता है। इस बात का भी वही मतलब होगा। और यदि हम यही चीज ठोसों के लिए कहना चाहें तो हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ प्रवाहित नहीं करते हैं, और साथ ही साथ उनका एक निश्चित आकार भी होता है। तो यदि हम इस बात को कुछ अलग तरीके से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के लिए g का मान अशून्य यानी कि नॉन जीरो होता है। अब यदि अगली बार आपसे कोई यह प्रश्न करे कि ठोसों और द्रवों के बीच का मुख्य अंतर क्या है, तो या तो आप उन्हें यह बता सकते हैं कि ठोस पदार्थ निश्चित आकार वाले होते हैं जबकि द्रवों के निश्चित आकार नहीं होते हैं, ठोस प्रवाहित नहीं होते हैं जबकि द्रव प्रवाहित करते हैं, या फिर आप इसी चीज को तकनीकी भाषा में कुछ ऐसे बता सकते हैं कि द्रवों के लिए अपरूपण गुणांक 0 होता है,
जबकि ठोसों के लिए अपरूपण गुणांक अशून्य होता है। और इस तरह का तकनीकी जवाब सुनकर हो सकता है कि सामने वाला एकदम चौंक जाए। अब आइए एक आखिरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है अपरूपण सामर्थ्य यानी कि शियर स्ट्रेंथ। हम यह तो जानते ही हैं कि हुक का नियम केवल प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत ही लागू होता है, अर्थात यदि हम इस पिंड को बहुत ज्यादा विकृत कर दें या बहुत ही ज्यादा हम इसको विरूपित कर देते हैं तो ऐसा संभव है कि इस पिंड का विरूपण स्थायी हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम इसको बहुत ही ज्यादा विरूपित कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इसको विकृत किया जा रहा है, तो उससे जो उत्पन्न प्रतिबल होगा यानी कि स्ट्रेस होगा, उसके कारण यह पिंड टूट जाए। यह तो सब जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो यही चीज यहां पर भी लागू होती है। इसका मतलब है कि सामर्थ्य इस बात का माप है कि कोई पदार्थ टूटे बिना अधिकतम कितने प्रतिबल को वहन कर सकता है। उदाहरण रूप से यदि हम संपीड़न सामर्थ्य यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वह हमें यह बताएगा कि कोई पदार्थ टूटे बिना अधिकतम कितने संपीड़न प्रतिबल का वहन कर सकता है। या फिर यदि हम तनन सामर्थ्य अर्थात टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वह हमें यह बताएगा कि कोई पदार्थ टूटे बिना अधिकतम कितने तनन प्रतिबल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस का वहन कर सकता है। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि अपरूपण सामर्थ्य हमें क्या बताएगा, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि अपरूपण सामर्थ्य हमें बताएगा अधिकतम अपरूपण प्रतिबल के बारे में, जिससे अधिक यदि प्रतिबल हुआ तो वह पदार्थ विकृत हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि यह हमें बताता है अधिकतम अपरूपण प्रतिबल जो पदार्थ बिना विकृत हुए वहन कर सकता है। अतः गुणांक तो हमें यह बताता है कि पिंड कितना अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि उसकी दृढ़ता कितनी ज्यादा है, और सामर्थ्य हमें अधिकतम प्रतिबल की सीमा बताता है, जिससे ज्यादा यदि प्रतिबल हुआ तो वह पदार्थ टूट जाएगा। अतः इंजीनियरों को किसी भी इमारत की रूपरेखा बनाते समय सामर्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। अब एक स्वाभाविक सी अंतिम चीज जो हम यहाँ पर करना चाहेंगे वह यह है कि अपरूपण में प्रत्यास्थता के गुणधर्मों का तनाव और संपीड़न के साथ संबंध हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि तनाव और संपीड़न के लिए जो प्रत्यास्थ गुणांक होते हैं वे यंग गुणांक ही होते हैं। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि अपरूपण गुणांक और यंग गुणांक के बीच कोई संबंध होता है या नहीं। तो देखिए, जब हम इनके बीच संबंध ज्ञात करते हैं और हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि यह हम कैसे कर रहे हैं, इसे जब हम सरल करते हैं और बहुत से पदार्थों के लिए देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि अपरूपण गुणांक लगभग यंग गुणांक का 1/3 होता है। इसका मतलब है कि जब हम संपीड़न या तनन की बजाय अपरूपण की बात करते हैं तो ज्यादातर पदार्थ बहुत कम प्रत्यास्थ होते हैं। लेकिन चीजें काफी रोचक हो जाती हैं जब हम सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सामर्थ्य से आशय यह है कि पदार्थ कब टूट रहा है। तो हमें यह पता चलता है कि पदार्थों के लिए अपरूपण सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य एवं संपीड़न सामर्थ्य अलग अलग होते हैं, और यही हमें हमारे अस्थियों के प्रश्न पर वापस लेकर आ जाता है। हमें यह परिणाम मिलता है कि हमारी हड्डियों के लिए यानी कि अस्थियों के लिए बहुत अधिक संपीड़न सामर्थ्य होता है, और इसी के कारण हम लंबे समय तक खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, कूद भी सकते हैं या बहुत अधिक भार भी उठा सकते हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों के दौरान हमारी हड्डियां संपीड़ित होती हैं, और संपीड़न की वजह से हमारी हड्डियां इतनी आसानी से नहीं टूटती हैं। और हमें यह भी परिणाम मिलता है कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत कम अपरूपण सामर्थ्य होता है। इसका मतलब है कि हमारी हड्डियां बहुत आसानी से टूट जाती हैं यदि ये अपरूपित हो जाएं, और हमारी हड्डियां इस प्रकार के बलों का अनुभव तब करती हैं जब उन पर कोई तेज झटका लगता है। जैसे कि यदि हम गिर जाएं तब ऐसा हो सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो बस धीरे से ही गिरे हैं, लेकिन ऐसा संभव है कि उस गिरने की वजह से हमारी हड्डियां अपरूपित हो गई हैं और उनकी वजह से ये हड्डियां टूट सकती हैं। तो मैं आपको भविष्य के लिए यह कहना चाहूंगा कि यदि आप कभी भी गिरते हैं तो आप उसका परीक्षण अवश्य रूप से करवा लें, क्योंकि हमें तो ऐसा लग सकता है कि हम धीरे से ही गिरे हैं, लेकिन उस गिरने की वजह से ऐसा संभव है
कि हमारी हड्डियां अपरूपित हो गई हैं, और क्योंकि हमारी हड्डियों में कम अपरूपण सामर्थ्य होता है तो ऐसा संभव है कि उस गिरने की वजह से हमारी हड्डियां टूट जाएं।